हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्वेल्थ का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक और उसका है ये लेक्चर 1। देखो, ट्वेल्थ का ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक आने से पहले आपको 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक आना बहुत जरूरी है। अगर आपको आता है ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मैंने बेसिक्स सारे का बेसिक्स लेकर के एक वीडियो बनाया, तो जिसके अंदर आप मेरा सारा ट्वेल्थ का ये इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करने से पहले वो सारे बेसिक्स पढ़ के आ सकते हो, आप देख सकते हो वीडियो। अगर आपको ऑलरेडी 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छे से आता है तो वहां पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वरना मैंने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है 11th के जो 12th में रिक्वायरमेंट है वो सारे मैंने कवर किए। तो आप उस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम 12th का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसका लेक्चर 1 है ये। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, ये वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर आपने 11th में छोड़ा था। आपने इसको छोड़ा था, इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करता हूं। इंट्रोडक्शन की बात करूं तो आपने छोड़ा था इसको गॉस लॉ पे, गॉस भाई के लॉ पे छोड़ा था। अब वो क्या स्टेट करता था, क्योंकि गॉस लॉ को यहाँ पर गॉस लॉ की एप्लीकेशन से क्या हो रहा है, आपका 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट हो रहा है। लेकिन गॉस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ने से पहले आपको ये गॉस लॉ है क्या ये तो आना चाहिए, ये आएगा तभी तो आप एप्लीकेशन पढ़ पाओगे। तो बेसिकली हम सबसे पहले समझेंगे हमारे गॉस लॉ क्या था, गॉस लॉ ने क्या स्टेट किया था। तो बेसिकली गॉस लॉ ये था, उसके दो फॉर्मूले हम लोग करेंगे, जैसे फ्लक्स इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएस, ये था फॉर्मूला। तो यहां पर डिकोड करेंगे हम लोग एक एक चीज को। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने को पता है ऑलरेडी कि क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है के क्यू बाय आर स्क्वायर, और के की वैल्यू पता होगी ना सबको क्या होती है, वो के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो के की वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर ये भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने एक गड़बड़ कर दी है, ये देखो मैंने के लिख दिया, ये के नहीं, यहाँ पर ई आएगा, ई लिखना था। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आप ऐसा ऐसा दोनों में से जो यूज करना करो, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब बात करते हैं कि भाई साहब ये डीएस क्या है। तो डीएस है आपका एरिया, ठीक है। डीएस टोटल एरिया नहीं है, डीएस एक छोटा सा एरिया। जैसे एग्जांपल समझ लो, यहाँ पर ये कोई कोई भी रैंडम सा शेप बना दिया, ये पूरा टोटल एरिया है, ठीक है। इस एरिया का जो छोटा सा पार्ट हम कंसीडर करते हैं, बेसिकली उसको हम लोग डीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डीएस का मतलब ये एक पूरे एरिया का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है एरिया ही, लेकिन पूरे एरिया का क्या है, एक छोटा सा पार्ट है। और आपको मैंने बता दिया कि डीएस है अपना एरिया, और यहां पर जो एरिया आपका है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अरे सर आप ये क्या बोल रहे हो, एरिया वेक्टर कैसे हो सकता है? जी हाँ, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया को हम वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं, और वेक्टर क्वांटिटी होता भी है। और वेक्टर है तो आप बोलोगे डायरेक्शन भी होना चाहिए। जी हाँ जरूर, वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी होता है। अब हम सबसे पहले समझेंगे ये फॉर्मूले को, वापस आने से पहले सारी चीजें देख लेते हैं। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है तो डायरेक्शन है। अब डायरेक्शन है तो डायरेक्शन बताओ सर, डायरेक्शन कैसे दिया जाता है? तो आप जब भी कोई भी, अगर सपोज आप ड्रॉ करते हो, एरिया ड्रॉ करते हो, ठीक है। जैसे यहां पर मैं एक एरिया ड्रॉ कर लेता हूं, जैसे सपोज ये सरफेस है, या फिर एक काम करता हूं, कोई भी सरफेस, ठीक है। कोई भी सरफेस अगर आप ड्रॉ करते हो, जैसे मैंने यहाँ पर एक शीट ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये देखो, ऐसे रख लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वे में मैंने एक शीट रख ली ऐसा। तो कभी भी अगर आपको एरिया का डायरेक्शन देना है, तो जो भी आपका सरफेस है, सरफेस से वो हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, कोई भी शेप हो, चाहे वो कुछ भी शेप हो, हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जैसे एग्जांपल स्फीयर है, यहाँ पर स्फीयर बना देता हूँ। ये मैंने स्फीयर बना दिया। स्पीयर बोले तो अपना 3D स्ट्रक्चर, फुटबॉल जो होता है वो स्पीयर ही तो होता है। स्पीयर पे भी आपको जैसे यहाँ पर एरिया, ये छोटा सा मैंने एरिया कंसीडर किया डीएस। अब आपको इसका डायरेक्शन देना है, तो आप इसको क्या करोगे, परपेंडिकुलर बना दोगे सरफेस पे। तो आपने ये क्या दे दिया, डीएस का एरिया का डायरेक्शन दे दिया ना।
क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन है, तो एरिया का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। और स्फीयर में आपका जो आपने डायरेक्शन देना है वो सेंटर से पास होगा। ऐसा नहीं कि अगर आपको यहाँ पर डायरेक्शन देना है, ये डीएस एरिया है, यहाँ पर डायरेक्शन देना है तो आप इसको इस तरह से पास करते हो, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। आप इस तरह से पास नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, उसका कनेक्टिविटी कहां से देना पड़ेगा, कुछ इस तरह से, सेंटर से बनेगा। कोई भी पॉइंट पे अगर आपको डायरेक्शन देना है, ये आपको क्या करना है, सर्कल के सेंटर से ही वो एरिया का डायरेक्शन पास होगा। तो एरिया का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, ऑलवेज। एरिया की डायरेक्शन की बात करूं तो मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। अब देखो सरफेस में दो चीजें हो सकती है। दो चीजें कौन सी, दो चीजें कुछ इस तरह से हो सकती है कि जैसे सरफेस कौन सा है, सरफेस सर 2D है कि 3D है। तो जैसे एग्जांपल, ये शीट अगर यहां पर देखो तो ये शीट 2D शीट है, ठीक है, 2D है। तो इसमें कैसा होगा, आपका परपेंडिकुलर ये साइड भी निकल सकता है और इसके पीछे साइड भी निकल सकता है, वो भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर तो दोनों साइड हो सकता है ना। अगर कोई प्लेन शीट लेते हो, जैसे मान लो तुमने ऐसे बुक ही रख दी एक हॉरिजॉन्टली, तो बुक के अपवर्ड पार्ट में भी निकलेगा, डाउनवर्ड भी निकलेगा, इनवर्ड बोल या आउटवर्ड कुछ भी बोलो। तो एरिया में बेसिकली क्या होता है, एरिया में दो टाइप के ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, एक होता है 2D और एक होगा 3D। अगर 2D है तो आप जो डायरेक्शन की बात कर रहा हूं वो इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों कंसीडर कर सकते हो, इनवर्ड और आउटवर्ड, जो कंसीडर करना आप कंसीडर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इनवर्ड कंसीडर करो, आप आउटवर्ड कंसीडर करो। बट 3D में जो डायरेक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड ही कंसीडर होगा, कभी भी इनवर्ड कंसीडर नहीं कर लेना। वो आउटवर्ड होगा। जैसे एग्जांपल यहां पर आपने देखा, शीट का देखा एग्जांपल, मैं एग्जांपल देके बता देता हूं। वापस से एक बार शीट का तो मैंने एग्जांपल दे दिया, ये शीट ही बार बार याद दिमाग में आ रहा है तो मैं इसी का दे देता हूँ। तो इसमें आपका जो एरिया का डायरेक्शन है वो ये साइड भी बनेगा, ये साइड भी बनेगा, तो दोनों साइड बन सकता है, इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों पॉसिबिलिटीज है। लेकिन अगर आपका कोई 3D का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड। 3D का बेसिकली मतलब क्या होता है, क्लोज सरफेस। अगर आपका सरफेस क्लोज है तो उस कंडीशन में, जैसे स्पीयर का एग्जांपल दे देता हूं, स्पीयर अगर मैं, ये जो स्पीयर है फुटबॉल का स्ट्रक्चर है, ये क्लोज होता है। तो इसमें कैसा होगा, सेंटर से जो आप डायरेक्शन दोगे वो सिर्फ आप आउटवर्ड दे सकते हो, वो सेंटर से आउटवर्ड दे सकते हो, वो इनवर्ड नहीं आ सकता, इनवर्ड डायरेक्शन नहीं पॉसिबल होता। तो अगर क्लोज सरफेस है तो उसमें जो डायरेक्शन दोगे वो हमेशा कैसा होना चाहिए, आउटवर्ड होना चाहिए, इनवर्ड नहीं। और अगर 2D सरफेस है, ओपन सरफेस है, 2D यानी कि अगर आपका ओपन सरफेस है तो आप इसको क्या कर सकते हो, आउटवर्ड इनवर्ड दोनों ले सकते हो, दोनों में से जो जहां पर जैसी डिमांड होगी वैसे कंसीडर कर लेना, बट यहाँ पर दोनों कंसीडर कर सकते हो। लेकिन जो क्लोज्ड वाला पार्ट है 3D, वहां पर आप सिर्फ आउटवर्ड है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया एरिया। यहाँ पर ये देखो फॉर्मूला में मैंने आपको बता दिया कि फ्लक्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस दोनों का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। अब यहां पर ये जो इंटीग्रेशन लिया है यहाँ पर, ये क्या लिया है, ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन है। ये सिंबल को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड इंटीग्रेशन। ये हो गया इंटीग्रेशन का सिंबल। इसके ऊपर जो सर्कल बना देते हैं तो वो हो जाता है क्लोज इंटीग्रेशन, ठीक है। क्लोज इंटीग्रेशन हमेशा लग रहा है, मतलब समझ लेना कि आपका ये जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उस सरफेस के लिए अप्लाई हो रहा है जो सरफेस आपका कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस के लिए। वो सरफेस ओपन नहीं है। अगर आप ये क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब है कि जिसके ऊपर भी आप फॉर्मूला लगा रहे हो, फॉर्मूला कैसा, फॉर्मूले में जो भी हम लोग ने शेप या ऑब्जेक्ट लिया हुआ है वो चारों तरफ से क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया फ्लक्स का।
ठीक है, अब फ्लक्स होता क्या है वो भी मैं बता देता हूं, सिर्फ मैंने फॉर्मूला को डिकोड किया। फ्लक्स, ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passes perpendicular, number of electric line passes perpendicular through surface। ठीक है, तो कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन एक सरफेस से परपेंडिकुलरली पास हो रही है, परपेंडिकुलरली पास हो रही है मतलब यहां पर जो आप सरफेस लोगे, जैसे मैंने यहां पर सरफेस लिया, ठीक है, सरफेस सही नहीं आया यहां पर, ये देखो ये सरफेस लिया, तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी वो कैसी होनी चाहिए, सारी की सारी सरफेस को क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जैसे ये सरफेस में अगर से 4 लाइन पास हो रही है तो मेरा फ्लक्स कितना हो गया 4, 10 लाइन पास हो रही है तो 10, 20 लाइन पास हो रही है तो 20। तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस उस एरिया से पास होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा। तो फ्लक्स यानी कि बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस परपेंडिकुलर थ्रू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, तो ये हमारा फ्लक्स का पहला फॉर्मूला। अब हम लोग है ना गॉस लॉ के थ्रू एक और फ्लक्स का फॉर्मूला निकालते हैं। गॉस लॉ देखो एग्जैक्टली है क्या, तो गॉस लॉ ने क्या बोला, सबसे पहले कैसे स्टेटमेंट दिया, उसने बोला कि आपको एक क्लोज सरफेस कंसीडर करना, तो मैंने ये स्फीयर कंसीडर कर लिया, ये मेरा क्या है, क्लोज सरफेस है, और इसके सेंटर में मैं रख देता हूं एक चार्ज को, एक पॉजिटिव चार्ज मैंने इस सरफेस के अंदर रख दिया, जैसे फुटबॉल का एक स्ट्रक्चर दिया और फुटबॉल के स्फीयर के सेंटर में मैंने एक चार्ज रख दिया। तो ऑब्वियस सी बात है यहां से क्या होगा, हर एक डायरेक्शन में क्या होगा, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, जो कि मैंने बताया था इस तरह से परपेंडिकुलरली थ्रू द सरफेस। तो ये सारी क्या हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सारी क्या इलेक्ट्रिक हर डायरेक्शन में निकल रही है। मैंने 3-4 लिए, चार्ज है तो रेडियली हर डायरेक्शन में निकालेगा। अब मैं जैसे मान लो मैं यहाँ पर कोई भी एक एरिया कंसीडर कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया, ये एरिया क्या ds है, तो इसका एरिया का डायरेक्शन भी ऐसा है, परपेंडिकुलर। मैंने बताया था एरिया का डायरेक्शन कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो यहाँ पर भी देखो हर जगह परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, आप कहीं पर भी ले लो। तो ये एरिया का जो डायरेक्शन लिया मैंने कैसा लिया, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस लिया हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है। तो अगर आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds इन दोनों के बीच में जो एंगल है यानी कि थीटा, वो हमारा कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है ना, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है, मतलब पैरेलल हो गया ना। और कोई चीज किसी को पैरेलल होती है, पैरेलल मतलब जरूरी नहीं है कि वो उसके बाजू से जा रही हो तो ही पैरेलल हो, नहीं उसके ऊपर से जा रही है तो भी पैरेलल है। तो पैरेलल में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री, और यहाँ पर देख सकते हो आपकी एंगल कितना बना है, 0 डिग्री एंगल बना है। तो मुझे क्या करना है कि भाई फ्लक्स कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, फ्लक्स कितना, वो फाइंड करना है। तो जो फॉर्मूला है, मैंने फ्लक्स का फॉर्मूला बताया, इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन, और मैंने बोला क्लोज इंटीग्रेशन तभी लगेगा जब आपका सरफेस क्लोज होना चाहिए। ये देख लो स्फीयर है, ये क्लोज है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds जो फॉर्मूला था मैंने ले लिया, फ्लक्स इक्वल्स टू, यहां पर आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, डॉट है, आपने 11th के चैप्टर सेकंड टॉपिक में पढ़ा होगा, जब भी डॉट है तो डॉट हटाना रहता है तो हम क्या लगाते हैं, क्रॉस इंटीग्रेशन ऑफ eds, डॉट हटा के क्या लगा दूंगा, कॉस लगा दूंगा, तो मैं डॉट को हटाया कॉस थीटा मैंने लगा दिया। अब देखो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह सेम है, यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज एकदम सेंटर में रखा हो तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बाहर ले लूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले लिया। अब मैं किसके ऊपर अप्लाई करूंगा, ds के ऊपर, सिर्फ ds रहेगा एरिया।
अब देखो cos थीटा मतलब एंगल कितना है मेरा 0 डिग्री है, और cos 0 की वैल्यू आपको पता 1 होती है, तो फ्लक्स इक्वल्स टू E क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds। cos 0 की वैल्यू अगर 1 डाल देते हो तो 1, तो आपका आंसर ds ही बचेगा। ds इंटू 1 क्या होगा, ds ही होगा ना, तो इंटू 1 लिखो या मत लिखो, बात तो एक ही है। तो फ्लक्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने बाहर ले लिया, क्योंकि जो सेम होता है, कांस्टेंट होता है, हम उसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं करते, तो मैंने उसको बाहर ले लिया। तो अब क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds, तो मुझे बताओ आपको इंटीग्रेट करना है। मैंने ये छोटा सा एरिया यहाँ पर कंसीडर किया था, तो मुझे ये बताओ कि इस पूरे स्फीयर का एरिया कितना होगा, इस पूरे स्फीयर का एरिया कितना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इनटू इंटीग्रेट करना मतलब आपका टोटल एरिया कंसीडर करना, इंटीग्रेट करना मतलब टोटल एरिया कंसीडर करना। तो टोटल एरिया कितना होगा, टोटल एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, आर यानी कि जो भी स्फीयर का रेडियस है वो, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल एरिया स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। फ्लक्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने बताया था 1/4 पाई, ऊपर ही हम लोग ने किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये देखो आर स्क्वायर कैंसिल, 4 और 4 कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बचा, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स का सेकंड फॉर्मूला आ गया। और ये चार्ज कौन सा होगा, एनक्लोज्ड, जो सरफेस के अंदर है ना, ये वही चार्ज होगा, दूसरा चार्ज नहीं ले लेना। चार्ज यहाँ पर क्या होगा, जो एनक्लोज्ड है वो। तो एनक्लोज चार्ज, जो भी सरफेस लिया हुआ है हम लोग ने, स्फीयर लिया है, तो स्फीयर के अंदर जो चार्ज रखा था ना हम लोग ने, ये वही चार्ज है। तो फ्लक्स इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो एनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हमारा फॉर्मूला। तो हम लोग ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अपन ने दो फॉर्मूले देख लिए। पहला फॉर्मूला फ्लक्स इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया ds। चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, और इसी को अगर डॉट हटाना है तो E ds cos थीटा, where थीटा इज ऑलवेज एंगल, वो एंगल रहेगा किन दोनों के बीच का, तुम्हारे और मेरे बीच का तो रहेगा नहीं। तो एंगल ऑब्वियस सी बात है किसका रहेगा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds, इन दोनों के बीच का एंगल है तुम्हारा थीटा भाई साहब। ये पहला फॉर्मूला हम लोग ने कर दिया। सेकेंड फॉर्मूला जो हम लोग ने किया वो है फ्लक्स इक्वल्स टू क्या, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज कौन सा रहेगा, एनक्लोज्ड या क्लोज चार्ज, जो भी है सरफेस के अंदर क्लोज चार्ज हो गया। कभी भी याद रखना, जब भी आप डेरिवेशन करो ना, कोई भी चैप्टर को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट ये, मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा चीजों को, कट टू कट सारी चीजें तुम्हें अच्छे से कराऊंगा। अगर आप कोई भी डेरिवेशन करते हो तो हमेशा याद रखना, उस डेरिवेशन के बाद अगर आपको करना है तो उस डेरिवेशन का बेस्ड न्यूमेरिकल, चाहे वो सॉल्व हो या अनसॉल्व हो, तो इसके बेस्ड एक न्यूमेरिकल है जो मैं आपको करवाना चाहता हूं। आप अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हो, जो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है, क्योंकि मैं साथ में जो भी डेरिवेशन के बेस्ड न्यूमेरिकल है वो करवाते जाऊंगा। तो आप अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7 में क्या बोला हुआ है, दो चार्जेस है, ठीक है, दो चार्जेस है। फर्स्ट चार्ज जो है उसकी वैल्यू दे रखी है वो लोग ने -4q, और जो सेकेंड चार्ज है उसकी वैल्यू दे रखी है कितना, +2q, ठीक है। ये दो चार्जेस है और इनका लोकेशन दे रखा है। -4q कहाँ लोकेटेड है, -4q लोकेटेड है 2a, 0, और जो 2q का जो लोकेशन है वो 5a, 0, मतलब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है मतलब ये जो पार्ट है, ये लोग ने x और y, देखो ये और ये x वाला पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया, ये y वाला पार्ट। x, y देते हैं ना मैक्स में, तो ये भी x, y दिया हुआ है। मतलब दोनों में y वाला पार्ट क्या है, दोनों में y वाला पार्ट है 0, जो भी आपको x एक्सिस पे ही लेना है। दोनों चार्जेस आपके क्या है, x एक्सिस पे ही है, क्योंकि y तो दोनों में 0 है। और ये रखे हुए कहां पर है, क्या पूछा गया, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने को फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला हम लोग ने अभी किया था, क्या था, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोग का फॉर्मूला है। अब उसके बाद में क्या बोला, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीस चार्जेस थ्रू ए स्फीयर। आप अपनी टेक्स्ट बुक में रीड कर सकते हो, मैं भी टेक्स्ट बुक देखिए रीड कर रहा हूं। फ्लक्स ड्यू टू दीस चार्जेस थ्रू ए स्फीयर ऑफ रेडियस 4a, एक स्फीयर लेना है जिसका रेडियस कितना है 4a। तो मैं भी एक स्फीयर ले लेता हूं,
ये मैंने एक स्फीयर ले लिया और ये स्फीयर का ले लेता हूं सेंटर, और सेंटर से कोई सरफेस का ये पॉइंट ले लिया। ये जो डिस्टेंस है ये 4a डिस्टेंस है, ठीक है। अब आपको दो चार्जेस रखना है। पहला चार्ज रखना -4q, वो क्या है 2a। तो ऑब्वियस सी बात है ये 4a रेडियस है, तो सेंटर से 2a यहां पर होगा। तो 2a पे कौन सा चार्ज रखा हुआ है आपका -4q। ये वो पॉइंट है जहां पर -4q रखा हुआ है। और दूसरा बाद में +2q चार्ज कहां रखा हुआ है 5a। तो इसी लाइन को आप थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दो। ये मान लो यहां पर क्या है 5a। तो मतलब ये जो 5a वाले पॉइंट पे जो चार्ज है, ये पॉइंट 5a वाला पॉइंट हो गया। यहाँ पर चार्ज क्या रखा हुआ +2q। और आप ये देखो ये जो +2q चार्ज है बेसिकली स्फीयर के बाहर आ रहा है, क्योंकि रेडियस से बड़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है जो भी नंबर रेडियस से बड़ा होगा, ये जो 5a जो डिस्टेंस रेडियस है तुम्हारा 4a, ये रेडियस है। और चार्ज क्या है तुम्हारा, चार्ज है जो +2q चार्ज, वो +2q चार्ज कहां रखा हुआ है, वो 5a पे रखा हुआ है। सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, 4a लिख दिया 5a बोल के। तो मैं करेक्ट कर देता हूं यहाँ पर, ये 5a पे रखा हुआ है। तो 5a मतलब ये क्या होगा, स्फीयर के बाहर आ गया। तो स्फीयर के अंदर कौन सा चार्ज है -4q, जो 2a के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, क्योंकि y तो 0 है। तो ये वाला लाइन ही लूंगा ना यहाँ पर। तो ये जो अगर मैं यहाँ पर अगर सपोज मान भी लो, अगर मैं y कोऑर्डिनेट बना भी देता हूँ, ये देखो ये y बना देता हूँ, और ये मेरा क्या है x एक्सिस बना देता हूँ, और y बना देता हूँ। लेकिन y पे तो 0 पॉइंट कंसीडर करने बोला है। देखो ये भी 0 ये भी 0, तो y पे तो कुछ कंसीडर ही नहीं करना है। तो चार्ज कौन सा है -4q। तो जो मेरा फ्लक्स का फॉर्मूला है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एनक्लोज्ड चार्ज। तो एनक्लोज चार्ज कौन सा है -4q है, तो -4q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स फाइंड करना था, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई -4q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। सिर्फ चार्ज की जगह आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, जो भी चार्ज स्फीयर के अंदर है वो। तो चार्ज जो स्फीयर के अंदर था वो मैंने वैल्यू डाल दी, जो कि क्या था -4q। तो ये हमारा आ गया आंसर। ये आपका टेक्स्ट बुक में अनसोल्व्ड वाले एक्सरसाइज वाला एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 था, और जो इसी फॉर्मेट के बेस था, जो कि जस्ट अभी हम लोग ने कर दिया। तो इसके साथ जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब जो है अब आती है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ की एप्लीकेशन, कि गॉस लॉ को बेसिकली यूज कैसे करना है। तो उसके बाद में देखो हम लोग दो से तीन एप्लीकेशन करने वाले, जिसके अंदर जो पहला डेरिवेशन है वहां पर हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने को फाइंड करना है, ठीक है। और कंडीशन क्या है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, ड्यू टू यूनिफॉर्मली spherical shell ड्यू टू यूनिफॉर्मली स्फेरिकल शेल बोल सकते हो, या फिर आप उसको बोल सकते हो और ए होलो स्फीयर। सबसे बेस्ट समझने के लिए इसको कंसीडर कर लो, फुटबॉल है ना, फुटबॉल क्या है आपका एक होलो स्फीयर है ना। तो एक होलो स्फीयर आपको कंसीडर करना है, और उसके ऊपर आपको क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। आपके टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ये है आपकी टेक्स्ट बुक का डायग्राम। मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। सबसे पहले डायग्राम कैसे है, तो बेसिकली क्या लिया, सबसे पहले हम लोग ने एक स्फीयर लिया। इसी डायग्राम को समझो, ठीक है। ये देखो मैंने ये स्फीयर ले लिया, ठीक है, ये स्फीयर ले लिया। स्फीयर के ऊपर मैंने सरफेस पे क्या कर दिया, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आप देख सकते हो मैंने इसके सरफेस के ऊपर क्या रख दिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और मैं कर रहा हूं। और यूनिफॉर्मली करना हर जगह एक जैसा। ये मैंने सरफेस के ऊपर फुटबॉल लिया, फुटबॉल की सरफेस के ऊपर मैंने क्या रख दिया, चार्ज रख दिया। अब देखो अब क्या है,
और इसका सेंटर ले लेता हूं, ये हो गया सेंटर, और ये जो इसका यहां पर क्या ले लेता हूं, एक ये इसका रेडियस ले लेता हूं आर, ये सरफेस का रेडियस है। इस स्पीयर की वजह से, इस स्पीयर पे जो चार्ज रखा है उसकी वजह से इसका ये जो रेंज दिख रहा है ना आपको, आई मीन इसका ये जो एरिया है, इस एरिया में कहीं पर भी अगर आप एक पॉइंट कंसीडर करो, पॉइंट जहां कंसीडर करना कर लो, उस पॉइंट पी पे इस स्पीयर पे जो चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा ये हमें फाइंड करना है। तो बेसिकली उसके लिए फाइंड करने के लिए अगर ऐसा कुछ कंडीशन हो और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपको एक सरफेस बनाना है, गॉसियन सरफेस बनाना है। आप बोलोगे सर यार ये गॉसियन सरफेस क्यों बनाना, बिना गॉसियन सरफेस बनाए तो भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने बोला था देखो गॉस लॉ आपका तभी एप्लीकेबल है जब चार्ज क्या होना चाहिए, एनक्लोज्ड होना चाहिए, और यहाँ तो सरफेस के ऊपर चार्ज है, तो चार्ज अंदर नहीं, अभी चार्ज है बाहर। तो मैं एक सरफेस एरिया कंसीडर करूंगा, ये देखो मैं एक सरफेस एरिया कंसीडर कर लेता हूं, एक सेकेंड ना, ये मैंने कर लेता हूं एक सरफेस एरिया। अब ये जो ब्लू वाला जो मैंने स्फीयर यहां पर कंसीडर किया, ये मेरा इमेजिनरी स्फीयर है, मैंने ये स्फीयर इसलिए कंसीडर कर लिया ताकि अब क्या बोल सकता हूं कि चार्ज क्या मेरे स्फीयर के अंदर है। अब क्या चार्ज स्फीयर के अंदर है, पहले स्फीयर के बाहर थे, अब जो बाहर वाला जो स्फीयर है उस स्फीयर के अंदर आ गया ना, गॉसियन सरफेस इसलिए ले लिया क्यों, अब मैं बोल सकता हूं कि चार्ज एनक्लोज्ड है। तो जो सरफेस हम इमेजिन करके बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ये आपका गॉसियन सरफेस है जो बना है। अब इस गॉसियन सरफेस पे आप कोई भी एक पॉइंट ले लो, जैसे मैंने ये एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया और इस एरिया का जो नाम है ना वो दे दूंगा मैं डीएस। ये मेरा छोटा सा एरिया है डीएस, और इस डीएस एरिया पे ये जो अंदर वाला जो स्पीयर है ना रेड वाला, इस रेड वाले स्पीयर की वजह से क्योंकि चार्ज उसी के ऊपर रखा है, तो इस डीएस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो इस एरिया को, एरिया का डायरेक्शन दे दो, ये हो गया आपका एरिया का डायरेक्शन, क्योंकि एरिया वेक्टर बताना पड़ेगा ना, और एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये जो सरफेस मैंने कंसीडर किया हुआ है इस सरफेस को देखो, ये है परपेंडिकुलर ये एरिया, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और मैंने पॉजिटिव चार्ज है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन देना पड़ेगा। तो देखो ये है, यहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे देता हूं। अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ऐसा ही होगा। तो आप देख सकते हो कि एंगल जो है थीटा किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड में और डीएस, इन दोनों के बीच में जो थीटा एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है ना। वो देखो आप यहां पर भी देख सकते हो, पॉइंट पी कंसीडर किया है, यही डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही डायरेक्शन में क्या है आपका एरिया है। जो बाहर डॉटेड वाला है वो है गॉसियन सरफेस, अंदर वाला एक्चुअल सरफेस है, बाहर वाला तो सरफेस सिर्फ इमेजिनरी हमने कंसीडर किया क्योंकि हमें कुछ फाइंड करना है। तो जो बाहर वाला जो रेडियस है, आई मीन जिसका मैं दे देता हूं, जो बाहर वाला जो ब्लू वाला स्फीयर है उसका मैं रेडियस ले लेता हूं स्मॉल आर, ठीक है। तो जो गॉसियन सरफेस का जो स्फीयर है उसका रेडियस है स्मॉल आर और अंदर वाले स्फीयर का रेडियस है कैपिटल आर, ये मैंने रिप्रेजेंट किया है। ध्यान रखना चीजों को कंफ्यूज नहीं होना। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। तो सबसे पहले वो जर्नी हम स्टार्ट वहीं से करेंगे, कहां से भाई साहब, फ्लक्स से। अपने को फ्लक्स से स्टार्ट करना है। तो देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएस। जब आप छोटा सा एरिया ले रहे हो तो इस छोटा सा एरिया की वजह से जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो भी छोटी सी मिलेगी ना। तो मैं फ्लक्स को भी क्या ले लूंगा, छोटा सा फ्लक्स ले लूंगा, फ्लक्स भी क्या ले लूंगा मैं, एक सेकेंड, तो मुझे छोटा सा फ्लक्स ले लूंगा यहां पर डी, क्योंकि छोटा सा एरिया, डीएस छोटा सा एरिया है तो छोटे से एरिया से जो फ्लक्स मिलेगा वो छोटा सा मिलेगा ना। डी हम लोग जब भी किसी के आगे लगाते हैं, मतलब समझ लेना, मैंने बार बार बताया फिर भी बता देता हूं, आप पूरे एक सरफेस की बात नहीं कर रहे हो, आप उस सरफेस के छोटे से पार्ट की बात कर रहे हो इसकी। तो इससे जो फ्लक्स निकलेगा वो भी डी फाई लूंगा मैं, छोटा सा फ्लक्स मिलेगा। ये छोटी छोटी चीजें है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इनको भूल नहीं जाना, ठीक है।
तो अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हर जगह पर इसकी वजह से आप ये पॉइंट पे निकाल लो, चाहे ये पॉइंट पे निकाल लो, चाहे ये पॉइंट पे निकाल लो, चाहे ये पॉइंट पे निकाल लो, आप कहीं पर भी निकाल लो, जरूरी नहीं आपको, जहां कोई भी छोटा इस एरिया कंसीडर कर लो डीएस, और वहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कहीं पर भी निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। तो अब देखो सबसे पहले फ्लक्स, और यहाँ पर डॉट है तो डॉट को हटा के क्या लिखूंगा, ई डी एस कॉस थीटा लिखूंगा। और आपको पता है कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो डी फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, थीटा कितना कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू आपको पता है कि कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 होती है, तो डी फाई क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस, और इसको इंटू 1 कर दो, तो इंटू 1 करने के बाद में क्या बचेगा, ईडीएस ही बचेगा ना, तो बहुत ज्यादा फर्क थोड़ी आ जाएगा। तो अब देखो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले लूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह सेम ही है, और मुझे इंटीग्रेट किसको करना है, एरिया को इंटीग्रेट करना है ना, मुझे टोटल एरिया निकालना है कि भाई जो भी मैंने ऑब्जेक्ट या सरफेस कंसीडर किया उसका टोटल एरिया कितना होगा। तो उसका टोटल एरिया कुछ इस तरह से होगा, टोटल एरिया कुछ इस तरह से होगा। अगर मैं टोटल एरिया इंटीग्रेट कर रहा हूं तो टोटल फ्लक्स, तो फ्लक्स भी मेरा क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स होगा। तो टोटल फ्लक्स यानी कि ये लिख लेता हूं, और यहाँ पर ई, और डीएस यानी कि एरिया कितना हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्फीयर। अब ये स्मॉल आर क्यों लिया, क्योंकि मैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहा हूं वो मेरा गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस वाला स्फीयर लेना है, यानी कि ब्लू वाला लेना है, ठीक है, क्योंकि आपने जो एरिया कंसीडर किया वो गॉसियन सरफेस पे कंसीडर किया, तो टोटल एरिया ऑफ स्फीयर आप गॉसियन का लोगे, और गॉसियन का रेडियस स्मॉल आर है, तो यहाँ पर आप क्या लोगे, स्मॉल आर। तो फ्लक्स इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, इसको आप ले लो, चाहिए तो इक्वेशन 1। अब हम आगे फाइंड करेंगे, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। आपको पता है फ्लक्स का एक और फॉर्मूला है, दैट इज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो हम लोग ने गॉस लॉ से निकाला था। तो फ्लक्स का फॉर्मूला ये भी है, फ्लक्स का फॉर्मूला ये भी है। अब जब ये दोनों फ्लक्स के फॉर्मूले हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अरे वही कहानी हो गई यार, ए इक्वल्स टू बी और ए इक्वल्स टू सी, ए बी को भी इक्वल है, ए सी को भी इक्वल है, बी सी दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये वो वाला बी सी नहीं है बेटा जो आप लोग हमेशा सोचते रहते हो या फिर एक दूसरे की तारीफ में बोलते रहते हो अक्सर दोस्तों के साथ। तो यहां पर क्या करूंगा, दोनों का वैल्यू, तो दोनों की वजह से इक्वेट करके मैं क्या लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां पर मैंने इसको क्या लिख दिया, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये 4 पाई स्क्वायर को अगर मैं उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये 4 पाई स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई था, उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके हो जाएगा ये डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब आपको बतानी है भाई चार्ज की वैल्यू, कि चार्ज की वैल्यू क्या थी, तो चार्ज कौन से वाले पे रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है आपका रेड वाले स्फीयर पे, यानी कि जो एक्चुअल स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सिंस की ये जो सरफेस है ये 2D इसको हम लोग ने 2D कंसीडर किया हुआ है, वैसे तो 3D सरफेस है ये, तो यहाँ पर सरफेस है ये 1D 2D, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे हम यहाँ पर, देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर आपको याद होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता था चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो मुझे बताओ यहां से चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, चार्ज की एरिया यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो चार्ज इक्वल्स टू क्या होने वाला है आपका, चार्ज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया, और एरिया का एरिया कितना होगा स्फीयर का। अब देखो चार्ज रेड वाले पे रखा हुआ है, चार्ज आपका ये रेड वाले स्फीयर पे रखा हुआ है, तो यहाँ पर एरिया भी आप कौन सा लोगे, रेड वाला ही एरिया आपको लेना है। रेड वाला अगर आपको एरिया लेना है तो क्या करोगे, चार्ज इक्वल्स टू सिग्मा, एरिया की वैल्यू क्या करोगे, 4 पाई, इस बार कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि रेड वाला जो स्फीयर है
वो आपका एक्चुअल स्फीयर है, वहां पर चार्ज रखा हुआ है, तो वहां के लिए 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर लोगे, क्योंकि रेड वाले स्फीयर का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। इन छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये जो वैल्यू अपने को चार्ज की जो वैल्यू है, आपको क्या करना है, ये वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। ये इक्वेशन का नाम दे दो 3। इन इक्वेशन 3 में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद में देखो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था। चार्ज की जगह क्या लिख दूंगा, सिग्मा 4 पाई दैट इज कैपिटल आर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय क्या होगा, क्या थी ऊपर, एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई और ये 4 पाई कैंसल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर हो जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, E इक्वल्स टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमारा मेन फॉर्मूला है। अब इसके अंदर हमें देखना है, कुछ केस देखना है, अगर मतलब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा या वैसा करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहला केस 1, केस 1 क्या स्टेट करता है कि ये जो पॉइंट P है ना आपका, यहां देखो डायग्राम में आओ, यहां पर हम लोग ने पॉइंट P कंसीडर किया था। ये पॉइंट P को अगर आप यहां से उठा के इधर लेके आ गए, ये देख रहे हो, मतलब रेड वाले स्फीयर के ऊपर ही लेके आ गए, तो अब आपका गॉसियन सरफेस कहां बनेगा, आपका गॉसियन सरफेस एग्जैक्टली बन गया किसके ऊपर, रेड वाले के ऊपर ही बन जाएगा, इसी के ऊपर ही बन जाएगा। क्योंकि आप पॉइंट P को कहां लाके रख दिया, आपने रेड पे लाके रख दिया, ठीक है। तो केस 1 क्या बोल रहा है, इफ पॉइंट P लाइज, कहां रखना है, ए पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज स्फीयर। जो स्फीयर आपका ऑलरेडी चार्ज है, यानी कि रेड वाला स्फीयर है, उसके ऊपर अगर आप लोगों ने पॉइंट P लाके रख दिया, तो मतलब स्मॉल आर और कैपिटल आर एक दूसरे को इक्वल हो जाएगा, और इक्वल होने के बाद में आपका ये जो फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देखो मैं यहां पर नॉट लिखना भूल गया था, लिख देता हूं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो ऊपर आपने आर स्क्वायर लिखा था, नीचे आप क्या कर दोगे, नीचे भी आर स्क्वायर आ जाएगा ना, और दोनों आर आर कैंसिल हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला बन गया आपका। बट ये कभी अगर पॉइंट P आपका कहां है, चार्ज के स्फीयर के ऊपर है। अब आपको थोड़ी सी हरकत करनी है एक और। सेकेंड केस में क्या करना है, आपको ना एक और स्फीयर बना देना है, लेकिन इस बार आप कहां स्फीयर बनाना है, आपको अंदर, मतलब पहले पॉइंट P ये रेड वाले के बाहर था, फिर रेड वाले के ऊपर आ गया, अब पॉइंट P को आप अंदर लेके आ जाओ। अब क्या करो, पॉइंट P को अंदर लेके आ जाओ। तो देखो अंदर लाने पे क्या होता है, मैंने ये अंदर एक स्फीयर बना दिया, और ये जो पॉइंट है मैंने यहां देखो, ये ग्रीन वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट P यहां पर ले लिया, बाहर से सरफेस के ऊपर आया, रेड पहले रेड वाले के बाहर था, फिर रेड वाले के ऊपर आया, अब रेड वाले के अंदर चला गया। तो ये जो ग्रीन वाला जो स्फीयर बना है अंदर, ये स्फीयर के ना तो ऊपर कुछ है, ना ये स्फीयर के अंदर कुछ है मतलब चार्ज। ये ग्रीन वाले स्फीयर के अंदर और ऊपर कोई भी चार्ज ही नहीं है, जब उसके ऊपर चार्ज ही नहीं है। सेकेंड कंडीशन केस 2, सेकेंड कंडीशन केस 2 क्या बोल रहा था, केस 2 क्या स्टेट कर रहा था, केस 2 में सबसे पहले पॉइंट P कहां ला रहा है, इफ पॉइंट P लाइज इनसाइड द चार्ज स्फीयर, चार्ज स्फीयर के अंदर अगर पॉइंट P चला गया, तो पहली बात, स्फीयर के अंदर चार्ज कितना है बेटा, स्फीयर के अंदर चार्ज है तुम्हारा 0। जब चार्ज ही 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो सिग्मा की वैल्यू थी क्या, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा भी कितना हो गया 0, क्योंकि चार्ज 0 तो सिग्मा 0 हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0, नो चार्ज नो इलेक्ट्रिक फील्ड,
अरे पापा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे जब अंदर चार्ज ही नहीं है तुम्हारा। इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के लिए चार्ज तो चाहिए, जब चार्ज है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कहां से। तो ये हम लोग ने डिस्कस कर दिया केस 1 और केस 2 हम लोग ने डिस्कस किया। और मैंने आपको पहले भी बोला है जब भी कोई डेरिवेशन करो उस डेरिवेशन के बेस्ड आपको क्या करना है, उसके बेस्ड आपको सोल्व्ड और अनसोल्व्ड न्यूमेरिकल्स कर देना है। तो आ जाओ आपकी टेक्स्ट बुक का जो एग्जांपल 8.1 है सेम टू सेम डेरिवेशन के बेस्ड ही है। एग्जांपल जो 8.1 है मैंने सिर्फ 1 लिख दिया, माफी चाहता हूं मैंने सिर्फ 8.1 लिख दिया, आई मीन 1 लिख दिया। ये एग्जांपल 8.1। एग्जांपल 1 8.1 में क्या बोला है, एक स्फीयर है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर का। जैसा जैसा बोलता है ना वैसा वैसा बना लो रे बाबू। ये मैंने बना लिया बेटा, ये स्फीयर है, ये सेंटर और ये स्फीयर का रेडियस है 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, एक स्फीयर बोला मैंने बना लिया। A sphere of radius 10 सेंटीमीटर carries a charge of 1 माइक्रोकूलम। एक स्फीयर है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर का और उसके ऊपर चार्ज है कितना, 10 माइक्रोकूलम, सॉरी 1 माइक्रोकूलम। तो चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 माइक्रोकूलम। तो सबसे पहले आपको इसको क्या करना है, एसआई में कन्वर्ट करना है। तो माइक्रो को हटा के 1 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम, 1 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम आपको इसको करना। तो मैंने क्या किया, 1 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम कर दिया इसको। चार्ज इक्वल्स टू 1 इंटू 10 टू द पावर -3। ये एसआई में आ गया, पहले एसआई में नहीं था। अब क्या करना है, उसके लिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन सुनो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है उसके अंदर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 30 सेंटीमीटर दूर, सेंटर से कितना दूर लेना है आपको, 30 सेंटीमीटर दूर लेना है। सेंटर से 30 सेंटीमीटर दूर आपको क्या लेना है, चार्ज लेना है। एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर दूर, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो जैसे एग्जांपल में एक और स्फीयर बना लेता हूं, बनाने में क्या जाता है, जितना बोलेंगे उतना बना लूंगा। ऐसा मान लो मेरा स्फीयर सही नहीं बना, बट ऐसा मान लेना यार, थोड़ा बहुत तुम भी समझ लेना, समझदार तो हो ही। सेंटर से कितना दूर है, ये 30 सेंटीमीटर। कितना दूर है, 30 सेंटीमीटर दूर। कोई पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये आपको बनाना है। तो मतलब ये आपका डेरिवेशन का कौन सा वाला कंडीशन हो गया, ये आपका डेरिवेशन का फर्स्ट वाला कंडीशन हो गया बेटा, जो हम लोग ने निकाला था ना, ये वो वाला वही कंडीशन है। तो उस कंडीशन के बेस्ड जब आपका चार्ज बाहर है, उस कंडीशन के बेस्ड आपको क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है। ये देखो आप कौन सा फॉर्मूला ले लोगे, ये देखो ये कहाँ गया। आप चाहो तो कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पर ये जो इक्वेशन 3 में फॉर्मूला आया था अपने को, ये फॉर्मूला यूज कर लो, मिल जाएगा आपको। तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया था अपने को, चार्ज अपॉन क्या था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो चार्ज कितना है, चार्ज की वैल्यू डाल दो 1 इंटू 10 टू द पावर -6। चार्ज की वैल्यू इतनी है ना, 1 इंटू 10 टू द पावर। अच्छा एक काम करो, रुको थोड़ा सा ना शांति रखो, थोड़ा सा इसको अरेंज कर देते हैं। यही फॉर्मूला के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या थोड़ा ऑर्गेनाइज रहेगा तो चीजों को सब्स्टिट्यूट करने में मजा आता है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या डाल सकते हो, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये वैल्यू सब पहले कर चुके हैं, आपको याद होनी चाहिए। इनटू चार्ज की वैल्यू कितनी है, अभी देखो एसआई में कन्वर्ट किया था, 1 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम। सो 1 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर देखो 30 सेंटीमीटर है, तो यही सब्स्टिट्यूट मत कर देना, एसआई में कन्वर्ट करो। तो सेंटीमीटर से आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 30 को डिवाइड बाय 100 करो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.3 मीटर। तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 0.3 मीटर, मीटर मत लिखो, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, 0.3 के स्क्वायर से। और अब आप आगे आगे कैलकुलेट कर ही सकते हो यार, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बोलो 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 बोलो।
करो 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 करो, देखो तुम्हें क्या आंसर आता है। कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन को कभी भी ना छोड़ना नहीं, चाहे सॉल्व हो चाहे अनसॉल्व हो, लगे ना इजी है तो भी प्रैक्टिस करो। इनिशियली आपको ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल्स के कैलकुलेशन खुद से करने चाहिए। बाद में लगता है कि आता है ना, जब सेकंड टाइम रिवीजन करते टाइम आपको करने की जरूरत नहीं है, बट फर्स्ट टाइम कोई भी न्यूमेरिकल्स करो, सॉल्व या अनसॉल्व करो, आपको करना चाहिए। तो देखो ऊपर एक, चलो मैं ही करके बता देता हूं। देखो ये 9 और ये 1 है, तो 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर +3 और -3, +3 और -3 कितना होगा, 6 हो जाएगा ना। ऊपर हो जाएगा 10 टू द पावर 6, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या होगा रे बुड़बक, नीचे 0.3 इंटू 0.3, 0.3 का स्क्वायर क्या होता है, 0.009, आई मीन 0.09, 0.09। अब आगे बड़ा सिंपल है, 0.09, तो क्या करोगे, पॉइंट को शिफ्ट कर दो, पॉइंट को शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा 0.3 इंटू 0.3 दैट इज 0.9। तो अगर आपको पॉइंट को शिफ्ट करना 2 डिजिट, तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, 9 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर 6, एकदम सिंपल वे में बच्चे ऐसा कैलकुलेशन करके बता रहा। तो ये 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है आपका, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बचा 6 और 2, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 8 हो जाएगा। एक गलती होगी मेरे से देखने में, अरे बाबा यहाँ पर एक गलती कर दी मैंने, मेरे ध्यान नहीं था। ये जो माइक्रो को हटा के मैंने 10 टू द पावर -3 लिखा ना, बड़ा गलत लिखा। माइक्रो होता है 10 टू द पावर -6, सो 1 माइक्रो कूलम। वही मैं सोचा कि मिस्टेक कहाँ हो रही है, तो 1 माइक्रो कूलम को आपको कन्वर्ट कर देना, यहाँ पर रॉन्ग कर देता, 1 माइक्रो कूलम को आपको कन्वर्ट कर देना 10 टू द पावर -6 कूलम। और ये जो मैंने यहाँ पर जो जो मिस्टेक की है मैं उसको रेक्टिफाई कर देता हूँ। मैं सोचा आंसर कैसे आ रहा है, ये देखो 10 टू द पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो 9 और -6, तो आंसर बचेगा 3। तो यहाँ पर और यहाँ पर भी 3 बचेगा, और यहाँ पर भी 3 बचेगा, और 3, अब तो समझ गए हो गया यार, हो जाती है, हम भी इंसान है, हमसे भी गलती हो जाती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू, ये क्या है 100, यानी कि कितना होता है 10 टू द पावर 2 होता है, और 10 टू द पावर 3 पहले से ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 और 3 कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 5। यूनिट लिखना नहीं भूलना, आपको यूनिट लिखने की आदत होनी चाहिए। तो यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, न्यूटन पर कूलम ना, न्यूटन पर कूलम, यही था यूनिट। तो ये यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। अब बोलोगे सर ये यूनिट कैसे आया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 11th में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 11th में पढ़ा था, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स का होता है न्यूटन, चार्ज का होता है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। सारी छोटी छोटी बातें कवर कर रहा हूं मैं, बता रहा हूं। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड चीज और पूछा है इसके अंदर, सेकंड क्या पूछा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अब ये जो पॉइंट है ना आपका स्फीयर के सरफेस पे आ गया, मतलब यहाँ पर ये पॉइंट भी आ गया, और इस पॉइंट पी पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये क्वेश्चन के अंदर पूछा है। तो यहां से आर कितना है आपका 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर आर कितना आपका 10 सेंटीमीटर। तो आप डायरेक्टली वो फॉर्मूला लेके फॉर्म कर सकते हो। आपका रेडियस कितना आ गया, r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कौन सा लोगे, बोलो बोलो बोलो, सेम फॉर्मूला लोगे ना बेटा, अलग थोड़ी लेना है कुछ, वही तुम्हारा। और ये कहाँ गया यार, वही अपना घिसा बेटा, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू। और जो पहले स्मॉल आर लिया था वो स्मॉल आर नहीं लेके अब कैपिटल आर ले लूंगा, क्योंकि सरफेस के ऊपर आ गया ना, तो चीजें तो वही रहनी है। तो वही आप सब्स्टिट्यूट कर दो, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। चार्ज की वैल्यू कितनी है, पहले ऐसा गलती मत कर देना, 1 इंटू 10 टू द पावर -6, तुमने नहीं की मैंने की है, पता है। रेडियस कितना 10, तो 10 को मीटर में कन्वर्ट करो,
तो अगेन वही चीज यार, 10 डिवाइडेड बाय 100 तो कितना हो जाएगा 0.1। ये तुम्हारा हो गया मीटर में कन्वर्ट। अब बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। अच्छा, नीचे रेडियस का स्क्वायर यानी कि 0.1 का स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऊपर बचेगा 9 और 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 3। और नीचे आपको पता ही होगा कि जब आप 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 0.1 इंटू 0.1 इज 0.01 हो जाएगा। तो अगेन वापस नीचे पॉइंट को शिफ्ट करने के लिए क्या हो जाए, नीचे 9/1 और ये 2 डिजिट है ना, तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे इंटू 10 टू द पावर 3। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 9, 10 का स्क्वायर और 3 कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 5। सो 9 इंटू 10 टू द पावर 5, अगेन यूनिट वही रहेगा न्यूटन पर कूलम। ये सेकंड वाला हो गया, ठीक है। फिर इसने अंदर भी पूछा, शाना है पूरा, जैसा डेरिवेशन है ना सेम डेरिवेशन बेस्ड न्यूमेरिकल है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो सेंटर से 5 सेंटीमीटर लेना है इस बार, सेंटर से 5 सेंटीमीटर लेना है। मतलब जो आपका स्फीयर बनेगा वो अंदर बनेगा ना, समथिंग कुछ ऐसा। तो ये देखो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर देखो आपका चार्ज है इसके ऊपर, चार्ज तो ये। तो अब हम लोग ने ये न्यूमेरिकल तो कंप्लीट कर लिया है, और ये न्यूमेरिकल के साथ ये डेरिवेशन और ये न्यूमेरिकल हमारा दोनों कंप्लीट हो गया है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमें फाइंड करनी तो हम लोग ने फाइंड कर लिया है, न्यूमेरिकल्स हम लोग ने इसके बेस्ड कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे, और जो नेक्स्ट डेरिवेशन है आपका सेम गॉस लॉ की ही एप्लीकेशन है, लेकिन देखो वो नेक्स्ट डेरिवेशन है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है उस डेरिवेशन का, कि सीज के ऊपर बेस्ड है, वो देखेंगे। तो नेक्स्ट डेरिवेशन सारी चीजें सेम ही रहने वाली है, बट जो चीज चेंज होगी वो देखो क्या चेंज क्या होता है। नेक्स्ट डेरिवेशन में भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही फाइंड करनी है। फाइंड अभी भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, बट इस बार किसकी वजह से फाइंड करनी है वो इंपॉर्टेंट है। तो ड्यू टू एन इनफाइनाइटली, बहुत ही ज्यादा बड़ा, बहुत ही ज्यादा लंबा, इनफाइनाइटली लॉन्ग लॉन्ग चल क्यों नहीं रहा भाई, हाँ एक सेकेंड, हाँ लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। पहले कभी भी ना डेरिवेशन को आगे सॉल्व करने से पहले समझा करो कि डेरिवेशन किस बेस्ड पे है, किस चीज का क्या फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये हमें फाइंड करनी है। शेप क्या होगा इस बार, शेप होगा अपना बहुत ही ज्यादा इनफाइनाइट, मतलब बहुत ही ज्यादा लंबा लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। तो एक वायर लेना है अपने को, और वायर कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। तो ये सबसे पहले यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक का डायग्राम है मैं आपको वो दिखा देता हूं। ये है आपका टेक्स्ट बुक का डायग्राम, लेकिन मैं इसको रियल में पहले बता दूं। कोई भी देखो, कोई भी अगर आप वायर देते हो तो वायर का जो एक्चुअल में जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल शेप होता है ना। वायर बहुत पतला वायर होता है, बहुत पतला सा सिलेंडर बनता है, लेकिन शेप तो बनता तो सिलेंड्रिकली शेप है। अरे बड़ा गंदा सा मैंने स्ट्रेट लाइन मार दी है, रुको यार एक मिनट, कुछ अच्छी सी लेने दो स्ट्रेट लाइन। सिलेंडर बनाना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो यहाँ पर। मेरे लिए, हाँ तुम्हारे लिए बहुत सही होगा। तो ये मैंने एक सिलेंड्रिकल शेप दे देता हूं मैं इसको। ये एक मैंने सिलेंड्रिकल शेप दे दिया, और ये एक सिलेंड्रिकल वायर है। वायर का जो सेंटर वाला जो लाइन है वो मैं कुछ एक बीच में से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके बना देता हूं। लाइन एकदम सेंटर में नहीं आई थी तो दूसरी रहनी पड़ेगी। कभी कभी इन सारी चीजों में टाइम बड़ा वेस्ट हो जाता है।
अब मान लो चलो ये सेंटर में लाइन है, ठीक है, मेरी थोड़ी सी टेढ़ी बन गई, अब मान लो एकदम सेंटर में है, तो इस तरह से ये जो सेंटर वाला जो पार्ट है, आप इतने पार्ट को क्या बोल सकते हो, रेडियस बोल सकते हो। और ये जो वायर है, वायर के सरफेस पे चार्ज रख देते हैं एज यूजुअल। ये सिलेंड्रिकल सरफेस वायर के ऊपर मैंने रख दिया, चार्ज दोनों साइड ही रख देता हूं, जहां मानना आप कंसीडर करना कंसीडर कर सकते हो। तो अगेन मुझे यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, एक इमेजिनरी स्फीयर बना, एक इमेजिनरी, ये सिलेंडर जो है, रेड वाला जो सिलेंडर है वो एक्चुअल सिलेंडर है, ठीक है, ये वायर का सिलेंडर है। अब सिंस की अगेन यहाँ पर चार्ज सरफेस पे है, तो मुझे ऐसा कुछ शेप बनाना है जिसकी वजह से चार्ज क्या हो जाए, एक पर्टिकुलर शेप के अंदर आ जाए। तो मैंने एक इमेजिनरी शेप कंसीडर कर लेता हूं, मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, छोटा सा सिलेंडर बनाऊंगा इस बार, क्योंकि ये तो बहुत लंबा वायर है ना। तो आप कितना, ये क्या बन गया यार, बनाना कुछ और था, बन कुछ और गया। एक सेकेंड, हाँ चलो ठीक है, कोई ना, हो रहा है हो रहा है। चलो, ये ब्लू वाला क्या है, एक इमेजिनरी मैंने सिलेंडर कंसीडर कर लिया, क्योंकि वायर तो बहुत ज्यादा लंबा है, तो आप जो इमेजिनरी सिलेंडर करो कितना लंबा कंसीडर करोगे, तो आप क्या एक डेफिनाइट साइज का कंसीडर कर लोगे, आप भी इनफाइनाइट थोड़ी करोगे। तो आपने कोई पर्टिकुलर पैटर्न का एक सिलेंडर इमेजिनरी कंसीडर कर दिया। अब देखो ये जो अंदर वाले चार्जेस तो दिख रहे हैं यहाँ पर दोनों सरफेस पे, इन चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, वो हमें फाइंड करनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर दिया ds, और एरिया कैसे, एरिया का डायरेक्शन कैसे दे दूंगा, ऐसा, और इस एरिया पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है इन चार्ज की वजह से, वो भी कैसा ले लेता हूं मैं, एकदम स्ट्रेट, वो भी स्ट्रेट होगी ऐसा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर भी अगर थीटा देखो, बेसिकली थीटा इज द एंगल बिटवीन ds एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों अगेन पैरेलल है ना। मैंने बताया था एरिया वेक्टर कैसे ड्रॉ करना है, स्टार्टिंग में परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो आप देख सकते हो ds इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज रखा है, अगर चार्ज ऐसा रखा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बनाएगा, ये चार्ज रखा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आप 11th का जो मेरा वीडियो है वो रिफर कर सकते हो, जिसने नहीं किया है वहां पर अपलोड, कुछ कुछ बेसिक चीज है बेटा जो हम लोग ऑलरेडी 11th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हर एक चीज में 11th की यहाँ पर नहीं बता सकता, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि 11th तुमने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो एटलीस्ट वो वीडियो देख के तो आए होगे जो मैंने 11th का बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके अंदर कवर किया है। ओके, तो यहाँ पर मतलब ये जो ब्लैक वाला पॉइंट है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो अपने को फाइंड करना है। तो वही जो पुरानी बातें थी वही लेके चलेंगे, ठीक है, वही सिंपल सी जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता था, क्या था, डी फ्लक्स इक्वल्स टू क्लोज्ड, नहीं पहले डी फ्लक्स, हाँ हमें क्या करना था, इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds, यही फॉर्मूला होता था। जब आप इंटीग्रेट करोगे इसको तो टोटल फ्लक्स अगर फाइंड करना है तो आप क्या ले लोगे, क्लोज इंटीग्रेशन डॉट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, e ds cos थीटा। डी फ्लक्स क्या हो गया, छोटे से एरिया की वजह से छोटा सा फ्लक्स मिला, सही बात है ना। तो अब मुझे टोटल फ्लक्स चाहिए, टोटल फ्लक्स चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा छोटा सा एरिया था वो टोटल एरिया लेना पड़ेगा। तो देखो पहले सबसे पहले मैं डॉट हटाऊंगा, ये देखो मैंने डॉट हटाया, तो डॉट हटा के मैंने cos थीटा लगाया, और cos थीटा में आपको पता है कि थीटा की वैल्यू कितनी है, तो क्लोज इंटीग्रेशन थीटा की वैल्यू है 0, तो ये हो जाएगा cos 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू 1 है, तो फ्लक्स कितना बचेगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई ds। और सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम क्यों बनेगी, क्योंकि चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर कहीं पर चार्ज एकदम ज्यादा हो जाते, कहीं पर एकदम कम होते, तो मैं बोल सकता था कि जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, बट चार्ज हर जगह सेम है, इक्वल अमाउंट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म बनेगी, मतलब सेम बनेगी। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को तो इंटीग्रेट करना नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ले लूंगा बाहर, इंटीग्रेट किसको करना है, ds, जो छोटा सा एरिया है मुझे टोटल एरिया लेना है, और टोटल एरिया कौन सा लूंगा, जो भी शेप पे जो भी मेरा शेप है ना डायग्राम का, जिस शेप पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, सिलेंड्रिकल शेप में फाइंड करनी है, तो एरिया भी मैं सिलेंडर का ही लूंगा ना, तुम्हारा और मेरा तो एरिया लूंगा नहीं, तो सिलेंडर का एरिया ले लूंगा। तो सिलेंडर का एरिया क्या है, बड़ो देखो 10th में चैप्टर पढ़ा रहेगा मेंसुरेशन, लॉकडाउन में पूरा साल गया है, मुझे नहीं लगता याद है करके, बट नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ, वो सिलेंडर का जो एरिया होता है वो होता है 2 पाई RL। अब R में छोटा वाला R लूंगा,
क्यों छोटा वाला आर लूंगा बेटा? छोटा वाला आर इसलिए लूंगा, देखो ये मेरा सेंटर है, ग्रीन वाली लाइन थोड़ी सी मैंने टेढ़ी बना दिया, बट आप स्ट्रेट कंसीडर करना, क्योंकि यहां से जो मेरा इमेजिनरी स्फीयर है वहां का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर है, ये देखो। और मैं कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ, गॉसियन सरफेस पे निकाल रहा हूं ना। ये मेरा गॉसियन सरफेस है और इसका रेडियस स्मॉल आर है, अंदर वाला जो रेड है वो एक्चुअल स्फीयर है, उसका रेडियस कैपिटल आर है। देखो जो चीजें उसमें की थी ना, बस खाली स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, वहां पर फुटबॉल यानी कि वहां पर स्फीयर था, यहाँ पर सिलेंडर है, बाकी वही कहानी, वही किसी पीटी कहानी। तो फ्लक्स का फॉर्मूला देखो मैंने यहाँ पर एक तो निकाल लिया, तो इसको आप चाहो तो दे दो, चाहो तो क्या नाम ही दे दो, इक्वेशन 1। और एक और फ्लक्स का फॉर्मूला है, याद होगा आपको, तो फ्लक्स इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर हम लोग चार्ज कौन सा लेंगे, वायर है। वायर कैसा होता है, वायर पतला सा होता है, वायर 1D होता है, 1 डायमेंशन होता है। तो मैं कौन सा चार्ज लूंगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लूंगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि जिसको हम लोग लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला याद है क्या होता था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये फॉर्मूला होता था। तो यहां से चार्ज का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा मुझे, ये एल यहां पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो लैम्बडा इंटू एल, ये मेरा चार्ज का हो गया। और ये यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो इस चार्ज की जगह पर, तो फ्लक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको दे दो इक्वेशन 2। अब वही कहानी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2, बार बार बताता हूं मैं। देखो ए इक्वल्स टू बी, ए इक्वल्स टू सी, अगर ए बी को भी इक्वल है, ए सी को भी इक्वल है, तो बी सी आपस में इक्वल होंगे। ये वो वाला बी सी मत समझना रे जो तुम लोग आपस में बोलते रहते हो। यहां पर देखो अब करना क्या, फ्लक्स इक्वल्स टू, तो यहां पर भी मैं बोल सकता हूँ चार्ज अपॉन, सॉरी 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 माय एपोलॉजी, लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, उससे पहले की वैल्यू क्या थी, E इंटू 2πRL, तो E इंटू 2πRL। तो अब देखो क्या क्या कैंसल आउट हो रहा है, मुझे तो पता नहीं, तो L और L हो रहा है कैंसल आउट। अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए तो क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर ही रखूंगा और ये तीनों जो टर्म है इनको उधर भेज दूंगा। वही होता है ना, जिसका वैल्यू निकालना रहता है उसको तो अलग करना पड़ेगा। तो लैम्बडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था और ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2πr, तो लैम्बडा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। ये हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। कौन से शेप के लिए, याद रखना बेटा, वो स्फीयर के लिए था, ये सिलेंडर के लिए, वो स्फीयर के लिए था, ये सिलेंडर के लिए है। स्फीयर में हम लोग ने 3 पॉइंट देखे थे, सरफेस के बाहर, सरफेस के ऊपर, सरफेस के अंदर। यहाँ पर एक देख लो, बस हो गया, सफिशिएंट हो गया। इसमें कुछ केसेस वगैरह नहीं है तो वो डिस्कस नहीं करने। हाँ बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका जैसे ये जो आपने सिलेंडर जो लिया है, तो मेरा सिलेंडर सही नहीं बन रहा है, गैस वाला सिलेंडर। अगर मान लो कि सिलेंडर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज होता था, हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होगा ये। लेकिन यही सेम सिलेंडर होता और इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव ना होके अगर नेगेटिव होते, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ना, वो एरो यहां नहीं बना के चार्ज की तरफ बनाते, टूवर्ड्स द चार्ज, ये एरो ऐसे बन जाता। ये तुम्हारी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अभी लगे हाथ इतना कर लिया तो इसके बेस हम लोग न्यूमेरिकल भी कर देते बेटा इसका। एग्जाम्पल जो 8.2 है ना, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। मैंने बोला ना सॉल्व भी करेंगे अनसॉल्व भी करेंगे, एक डेरिवेशन किया उसके बेस सारे सॉल्व और अनसॉल्व दोनों कर लो। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, आपके पास टेक्स्ट बुक तो होगा ही, आई होप जब भी आप मेरा वीडियो लेक्चर देखने बैठो तो आप टेक्स्ट बुक और नोटबुक लेके बैठा करो, दिल से अगर पढ़ना है तो। बाकी तो आपकी मर्जी, में ये सब बोल के ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा लेक्चर्स में। द लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट थिन वायर इज 2 मीटर। तो एक जो पतला सा वायर है, ठीक है, उस पतले से वायर का जो लेंथ है वो कितना दे रखा है, वो लेंथ अपने को दे रखा है 2 मीटर, ठीक है। उसके बाद में इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज, हर जगह से यूनिफॉर्मली चार्ज है। और चार्ज है कितना, चार्ज है 3 माइक्रोकूलम। सबसे पहला आपका काम होगा कि हमेशा देखा हो कि जो भी चीजें आपको दी है वो एसआई में दी है कि नहीं है।
तो Q इक्वल्स टू 3 माइक्रोकूलम। तो इसको सबसे पहले SI में कन्वर्ट कर दो। तो माइक्रो से कूलम करना, तो माइक्रो को हटाना पड़ेगा, माइक्रो को हटाना मतलब 10 टू द पावर -6। तो Q इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर -6 मैंने क्या कर दिया यहाँ पर कूलम में इसको कन्वर्ट कर दिया चार्ज को। ये एक बात होगी। तो लेंथ दे दिया, चार्ज दे दिया, और यहाँ पर है ना टेक्स्ट बुक में रेडियस लिखा हुआ है बट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो उनसे इंफॉर्मेशन वो होगी थोड़ी सी मिस होगी है। तो ये लोग ने रेडियस दे रखा है कितना 1.5 मीटर, ये रेडियस दे रखा है तीनों चीजें। अब इसके बेस देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे पहला क्वेश्चन ये कि चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी है। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि चार्ज डेंसिटी तो तीन टाइप की होती है, लेंथ की, एरिया की, वॉल्यूम की। तो यहाँ पर कैसा लेंथ दिया हुआ है तो आप लैम्बडा फाइंड करोगे, जिसका फॉर्मूला था चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लैम्बडा इक्वल्स टू चार्ज है आपका 3 इंटू 10 टू द पावर -6 और लेंथ कितनी है 2, तो 2 1 सा 2 1.5। तो लैम्बडा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -6। तो अब इसका यूनिट क्या होगा, तो लेंथ का देखो, चार्ज को किस में मेजर करते हैं कूलम में, लेंथ को किस में मेजर करते हैं मीटर में, तो कूलम पर मीटर। तो कूलम पर मीटर, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। उसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसी का। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो इसका रेडियस में यहां पर बना देता हूं। ये है तुम्हारा सेंटर, सेंटर से ये साइड ये तुम्हारा रेडियस ले लो, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, हाँ 1.5 मीटर, 1.5 मीटर रेडियस दे रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पूछा है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी कि ई पूछा है। और ई के लिए देखो यार, अभी भूल मत जाना, जस्ट अभी हम लोग ने फॉर्मूला निकाला है, सिलेंड्रिकल शेप यानी कि वायर अगर होता है, वायर का शेप सिलेंड्रिकल होता है, तो उसके लिए जस्ट अभी हम लोग ने निकाला एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर। तो देखो लैम्बडा की वैल्यू अपन ने ऑलरेडी यहां पर अपने को आ चुकी है, ये लैम्बडा की वैल्यू। तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, कूलम पर मीटर। यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूशन के टाइम पे ये यूनिट नहीं लगाओ, मत लगाओ। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जो कि होती है 8.85। बोलोगे कुछ बोलोगे याद है, कुछ बोलोगे याद नहीं है। तो जिसको नहीं याद है वो प्लीज, रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, तुम्हारा मन है करो, नहीं करना है मत करो, मजाक करो, याद कर लेना। 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 ये हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, इंटू 2 एज इट इज पाई की वैल्यू यार 22/7 या 3.14, मैं तो 3.14 ही बोलता हूँ, बाकी तुम्हें 22/7 करके करना है कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेडियस कितना है 1.5, बस मेक श्योर कि आप जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो वो सारी की सारी ऐसा यूनिट में हो। और आई होप कि आप इसके आगे का कैलकुलेशन कर दोगे। ऐसे टाइम पे सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो 10 की पावर है ना उनको एडजस्ट करना सीखो। जैसे ऊपर 1.5 है, ठीक है, तो 1.5 और नीचे क्या कर दो आप, नंबर्स को सारे एक साथ ले आओ, 8.85 को लेके आओ, इंटू 2 ले लो, इंटू 3.14 ले लो, इंटू 1.5, ये एक साथ ले लो। और 10 टू द पावर ऊपर -6 पहले से था, और -12 को है, इसको ऊपर लेके चले जाओ। तो ऊपर लेके जाने पे ये -12 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा +12, ये हो गया +12। -6 और +12 को सॉल्व करके आंसर कितना आएगा, इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, +6 ना। और ऊपर ये आगे का पार्ट जो कैलकुलेशन है ये आप कर लेना, 8.85 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1.4 इंटू 1.5। अगर स्टिल किसी का आंसर नहीं आया तो आप कमेंट कर देना, मैं इसको भी सॉल्व करके दिखा दूंगा, बट मुझे उम्मीद है कि आपको इतना आंसर तो आ जाएगा। ओके ओके एक लास्ट एप्लीकेशन है बेटा इस गॉस लॉ पे बेस्ड, वो लास्ट एप्लीकेशन भी हम कर लेते हैं, जब इतना कर ही लिया तो उसको भी क्यों पीछे छोड़े। लास्ट स्टेप देखो, सबसे पहले हम लोग ने स्फीयर किया, उसके बाद में हम लोग ने सिलेंडर किया, इस बार हमें एक प्लेन शीट करना है, मतलब वापस से वही यार। सर कितने शेप करने हैं सर, बेटा लास्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, ड्यू टू ए चार्ज इनफाइनाइट, क्या हर बार इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं है कि वो जो साइज है यहां से लेकर के आसमान तक जाती है, या यहां से लेकर तारों तक जाती है, सन तक जाती है, नहीं। इनफाइनाइट का मतलब
बहुत बड़ी है, मतलब बहुत बड़ी, मतलब हमारे हमसे 10 गुना 15 गुना इतनी बड़ी हो सकती है, ऐसा मान के चलते। तो इनफाइनाइट चार्ज, इनफाइनाइट कैसे लेनी है, प्लेन शीट लेनी है। और मैं आपका टेक्स्ट बुक का जो डायग्राम है वो मैं बता देता हूँ। ये देखो क्या हो गया, सॉरी वी कुडंट पेस्ट द कंटेंट फ्रॉम योर क्लिपबोर्ड, प्लीज ट्राई कॉपिंग एंड पेस्ट इट अगेन। मैं बोला कब तक नहीं आएगा, आज नहीं तो कल तो आना ही पड़ेगा ना। ये देखो ये है आपके टेक्स्ट बुक का डायग्राम, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमने क्या ली बेटा, एक प्लेन शीट ली। तो देखो कुछ इस तरह से एक प्लेन शीट ली, इसको 3D में समझो, ठीक है। ये एक प्लेन शीट ली हमने, और इस प्लेन शीट के ऊपर मैं क्या रख देता हूँ, देखो बहुत सारे चार्ज रख देता हूँ। जिसे फोटो फ्रेम होता है ना, जिसकी सिर्फ बाउंड्री है, जिसकी सिर्फ बाउंड्री है, तो ये सिर्फ ब्लैक वाला पार्ट से बाउंड्री है, और बाउंड्री के अंदर क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है। तो यहाँ पर है ना, आपको एक चीज समझना पड़ेगा, इन चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो ये साइड भी बनेगी और इसके बैक साइड भी बनेगी, दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो अगेन मुझे यार कोई तो शेप लेना पड़ेगा जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगे कि ये क्या आ जाए, ये सारे चार्जेस क्या आ जाए, उस एनक्लोज हो जाए, क्योंकि अभी तो ओपन है ना। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक सर्कल बना लेता हूं, ये सर्कल, ठीक है। ये देखो ये मैंने बना लिया स्फीयर, सिलेंडर बना लिया। और वही सिलेंडर को क्या करना आपको, वो साइड भी आपका कंटिन्यू होगा। मतलब ये देखो, तो जितना सर्कल ये है, ये वाला पार्ट जितना ये है उतना ही ये होगा और उतना ही ये होगा। तो समझ लो इसमें से एक होलो पाइप मैंने पास कर दिया सिलेंडर का इस शीट में से। तो मुझे ये जो चार्ज है ना, ये जो अंदर वाले जो चार्ज है, ये सर्कल वाले, ये देखो ये सर्कल के अंदर वाले चार्ज, इन चार्ज की वजह से इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इन चार्ज की वजह से इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो ये जो पॉइंट है इसको पॉइंट P मान लेता हूं, और ये जो पीछे वाला जो पॉइंट है उसको मैं P डैश मान लेता हूं। और यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या मान लेता हूं, स्मॉल r। और यहां कहीं पर मैं एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लेता हूं, वो एरिया मेरा ds, और उस ds का डायरेक्शन होगा कुछ इस तरह से। ds का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर ये आपका सरफेस है तो देखो सरफेस पे परपेंडिकुलर बना दिया आपने। और जो चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा यहां पर, वो भी ऐसा आएगा। तो अगेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 0 डिग्री। थीटा इज द एंगल बिटवीन ds एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितना हो गया, 0 हो गया। और गॉसियन सरफेस कौन सा है, ये बाम्बू जो बना है, सॉरी पाइप जो बना है, ठीक है। तो इसको गॉसियन सरफेस बोल दूंगा। ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये मेरा इमेजिनरी सरफेस है। आप अब सारे टर्म्स यहाँ पर इस डायग्राम में रिलेट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर भी मुझे फ्लक्स फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर हर बार हम लोग फ्लक्स क्या फाइंड करते थे, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds, हम लोग ये कर देते थे, अप्लाई करके आगे सॉल्व करते थे। बट यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस होगी। वो चेंजेस क्या है, वो चेंजेस देखो, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये साइड भी है और ये साइड भी है। तो मैं क्या करूंगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ, क्लोज इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ds, वही सेम कहानी लूंगा बेटा, सेम कहानी, ठीक है। ये लो, ये वेक्टर का साइन लगा देते हैं हम बीच में। तो क्लोज इंटीग्रेशन ds p की वजह से, प्लस यहां पर क्लोज इंटीग्रेशन, सेम सारी चीजें। देखो दो अलग अलग जगह पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, एक पी पर एक पी की डैश, पी डैश पे, एक राइट साइड में, राइट हैंड साइड में, एक लेफ्ट हैंड साइड में। बट जो क्वांटिटी होगी ना वो दोनों साइड सेम होगी, क्वांटिटी अलग अलग नहीं होगी, वो सेम होगी। तो अब देखो क्या हो जाएगा, आपका जो फ्लक्स का फॉर्मूला है, देखो यार मेरे राइटिंग है ना, मुझे इतना हैबिट नहीं है इस पे लिखने की, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमेशा से बोर्ड पे लिखने की आदत रही है, तो राइटिंग इस पे थोड़ी सी अच्छी नहीं आएगी, बट इतनी तो अच्छी है मुझे पता है कि आपको समझ में आ जाए। तो वही सेम चीजें अप्लाई कर दो यार, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस cos थीटा प्लस, अच्छा यहां पर
अगेन P लगा देता हूं, ये मैंने P लगा दिया, फिर वापस क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन कम लग रहा था, फ्लक्स ज्यादा लग रहा था, तो क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर, आपको पता है ना बीच में डॉट हटाते तो हम कॉस लगाते हैं, तो ई डी एस कॉस थीटा। देखो ये टॉपिक उन्हीं को समझेगा जो सीक्वेंस वाइज देख रहा है, जो बीच में से देखेगा करेगा उसको नहीं समझ में आएगा बेटा। हर एक चीज का रूल होता है ना देखने का। आपको अगर टेबल नहीं आएगा तो मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियस सी बात है टफ जाएगा, लेकिन टेबल आता है तो मल्टीप्लिकेशन इजी होगा। बस वही चीज बात है, रिदम होता है। अब आपको पता है कि थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है और कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो दोनों साइड क्या बचेगा, फ्लक्स इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, दोनों साइड ये बचेगा। ये P और ये P डैश की वजह से लिखना है मत लिखो, क्योंकि क्वांटिटी तो सेम है, बार बार P लिखने की जरूरत नहीं है, कितना P की लिखेंगे। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा नहीं, इंटीग्रेशन सिर्फ एरिया पे अप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे एरिया कितना ये फाइंड करना है। तो एरिया को क्या मान लेता हूं कि ये जो एरिया है यहां पर रेड वाले से बना के बता, देखो ये जो रेड वाला सर्कल बनाया है मैंने, डाउन ये इसका एरिया क्या मान लेता हूं, ए मान लेता हूं, ए इज द एरिया। ठीक है, आप इसका भी वही एरिया होगा, इसका भी वही एरिया होगा, सेम ही होगा ना सबका, तो एरिया ए मान लेता हूं। तो अब देखो फ्लक्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds है वो ले लेता हूं ई ए, और इसका भी क्या लेता हूं ई ए ले लेता हूं, और एक ई ए हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ई ए। अरे यार x प्लस एक्स 2x होता है ना, तो वही चीज यहां पर किया, कुछ अलग थोड़ी की है, हर चीज पे सोचने बैठ जाते हो। तो फ्लक्स इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ई ए, ये मेरी वैल्यू होगी। अब मुझे ये भी बता दो, मत बताओ, इसको इक्वेशन 1 ले लो, और वही फ्लक्स का एक घिसा पीटा, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपको पता है कि यहाँ पर ये 2D सरफेस है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लूंगा, तो क्या लूंगा, चार्ज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया, ये हो गया मेरा चार्ज का वैल्यू, और उसी वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इस चार्ज की वजह से। सो फ्लक्स इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। वही कहानी, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये क्या आ जाता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या मिलेगा हमें, दोनों को कंपेयर कर लो। 2EA आया था, एक में फ्लक्स की वैल्यू और एक में सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए कैंसिल कर दिया, समझ में आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू सिग्मा 2, वहां पर ये साइड आके डिवाइड हो जाएगा ना 2, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इसके लिए। तो देखो हम लोग ने 3 शेप किए, सबसे पहले स्फीयर किया, फिर सिलेंडर किया, फिर एक प्लेन शीट। 3 के लिए हम लोग ने, तीनों के लिए एक ही चीज निकाल रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ और सिर्फ शेप का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो ये हमारा आ गया इसका वैल्यू। इसके बेस्ड भी एक सॉल्व एग्जांपल है, वो भी कर लेते हैं। वो है आपका एग्जांपल 8.3। देखो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ ए लार्ज फ्लैट शीट ऑफ चार्ज इज 3 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। तो एक फ्लैट शीट है, उस फ्लैट शीट के ऊपर चार्ज पर यूनिट एरिया कितना दे रखा है, चार्ज पर यूनिट एरिया, उसकी वैल्यू अपने को दे रखी है 3 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। अगेन देखो ये माइक्रो है यार, ये हर बार ये माइक्रो आ जाता है। चार्ज पर यूनिट एरिया क्या ये सिग्मा होता है, तो ये सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, और ये माइक्रो हटा दो, मेरे को ये माइक्रो दिख के अच्छा नहीं लगता, कूलम पर मीटर स्क्वायर हो गया। तो अब ये आ गया ऐसा यूनिट में अपना सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा, और पूछा गया, पूछा अपने को वही इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद होगा। अब याद होगा क्या सर, जस्ट अभी तो किया है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू जो भी सिग्मा की वैल्यू है सब्स्टिट्यूट कर दो। तो क्या है सिग्मा की वैल्यू
3 इंटू 10 टू द पावर -6, नीचे 2, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर, बोला ना 11 स्किप करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हम उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, बार बार प्रॉब्लम चिल्लाएंगे नहीं। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या आ गया। अब आगे का कैलकुलेशन कर लेना है, तुम लोग को आंसर आ जाएगा। स्टिल अगर किसी को नहीं आया, इस कैलकुलेशन का भी आंसर नहीं आया, तो अगेन जैसे मैं बोलते रहता हूँ, कमेंट कर देना, जरूर मैं सॉल्व करके बताऊंगा। जितना जल्दी डाउट आएगा तुम्हारा उतना जल्दी, तो इससे आप आगे क्या कर सकते हो, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा ये गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशन खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे। ये वाले ब्लैक वाले स्फीयर के ऊपर था, तो अंदर वाले स्फीयर के ऊपर चार्ज ही नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो क्या होगा, आंसर आपका आ जाएगा 0। थर्ड वाले कंडीशन में जब चार्ज 0 है तो उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, आपका 0 होगा। तो ये आपका एग्जांपल 8.1 के बेस्ड हम लोग ने ये जो डेरिवेशन किया स्फीयर वाला, यहाँ पर गॉस की एप्लीकेशन बेस्ड हम लोग ने पहले डेरिवेशन किया, और सेम उसी डेरिवेशन में आपने किया अपने ही टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल। अब हम लोग आगे करेंगे गॉस लॉ, तो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अब हम करेंगे एप्लीकेशन